एक साक्षात्कार जिसमें होंगे सवाल जवाब, खास बातचीत अभी शर्मा के साथ मैं हूं वैभव शर्मा। दोस्तों, आज साक्षात्कार में हम खास बातचीत करेंगे अभी शर्मा से। अभी शर्मा ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल की उम्र में गीता के श्लोक बोलने शुरू कर दिए थे। कुछ ही देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे अभी शर्मा। हम अभी शर्मा को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि वो हमारे इस वीडियो को ज्वाइन करें। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। तो हम आपको बता दें, अभी शर्मा एक हेलो अभी, कैसे हो? नमस्ते भाई, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका पिक्चर आना बंद हो गया है, अब आ रहा है। अब ठीक है? या तो कुछ प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली। यस। तो आज हम आपसे कई सवाल पूछने वाले हैं और आपको देना होगा उन सभी सवालों का जवाब। श्योर भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि अभी शर्मा के महज 10 साल के हैं और 5वीं कक्षा में है और इनका IQ है 161। और 161 का जो ये IQ है, ये महज आबादी के केवल 2% लोगों में पाया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ बिल गेट्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा IQ रखने वाले व्यक्ति मौजूद है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मल्टी टैलेंटेड भी हैं। एक्टिंग, इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं एक्टिंग के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में। स्टेज शोज भी ये करते हैं, एंकरिंग भी ये करते हैं। एंकरिंग के लिए आपका मैंने शो देखा था एमपी न्यूज पर, या वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच भाई। और मैं एक्चुअली नन्ना न्यूज एंकर हूँ एमपी न्यूज का, और साथ ही साथ फेसबुक लाइव पर मेरा खुद भी, जैसा आपका साक्षात्कार है, मेरा सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अभी नामक एक शो चल रहा है और जल्दी ही वो रिस्टार्ट भी होने वाला है। सो एज एन एंकर मैं ये सारी चीजें करता हूँ। जी, हम भी वो सब देखते हैं। आप जो फेसबुक पर बातचीत करते हैं, हम वो देखते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए अब सवालों से हम शुरुआत करते हैं। आपसे तमाम सवाल हम पूछेंगे अब। चलिए, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। आप कौन हैं? यस, सारे दर्शक गणों को मेरा नमस्कार। और दिस इज अभी शर्मा एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एक्टर एंड ऑथर एंड anchor also and friends सभी। तो as an actor I have worked for many TV serials like TV serials, advertisements, short movies, music albums, and as an author I have written Balmukhi Ramayan, and as an anchor I told you मैं MP News का नन्ना न्यूज एंकर हूँ। साथ ही साथ मेरा फेसबुक लाइव शो भी है सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल आपसे ये है कि मैं आपको अलग अलग प्रोफेशन दूंगा और अगर आप उस प्रोफेशन में होते तो आप क्या करते? इंटरेस्टिंग। ठीक है, यस। तो सबसे पहले अगर आप अध्यापक होते, टीचर होते, तो आप क्या करते? कैसे पढ़ाते बच्चों को? आप देख रहे हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप किस तरह से बच्चों को ऐसे टाइम में भी टैकल करते हैं? अगर आप टीचर
अगर मैं टीचर होता, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पता है कि टीचर कैसे टैकल करते हैं, और मम्मा मेरी एक टीचर थी तो आई नो वेरी वेल। तो अगर टीचर होता तो मैं ऑनलाइन में ध्यान देता कि सबसे पहले बच्चों को कोई डाउट कहीं नहीं रह रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि ऑनलाइन में जैसे कि कनेक्शंस का या वाईफाई वगैरह का बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चों के पास सारे साधन भी कभी नहीं होते हैं। तो मैं यही कोशिश करता कि कम टाइम में और जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें बच्चों को ऐसे पढ़ाता कि उनको कोई डाउट भी ना हो, और अगर वो उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करता और ट्राई करता कि लर्निंग ऑनलाइन भी थोड़ी प्रैक्टिकल हो और थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, जिससे कि बच्चों को मजा आए, और अगर मजा आएगा तो समझ भी आएगा, और अगर समझ आएगा तो वही तो हमारा लक्ष्य है, वही हमारा मोटिव है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। अगला प्रोफेशन है डॉक्टर। आपने देखा किस तरह से कोविड काल में डॉक्टर्स ने अपनी जान फूंक दी, लेकिन कई अस्पतालों में फ्रॉड भी सामने आए कि ज्यादा लोगों से चार्ज किया जा रहा था। तो कैसे, अगर आप डॉक्टर होते तो आप क्या फ्री में इलाज करते लोगों का? क्योंकि मान लीजिए आपका हॉस्पिटल होता और उस हॉस्पिटल में लोग इलाज करवाने आते, सारे गरीब लोग आ जाते, और वो आपका होता प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आप क्या उनका फ्री में इलाज करते या आप क्या करते? ओके, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोरोना ऐसी बीमारी है जो किसी को भी पता भी नहीं चलता ये बीमारी हम पर अटैक कर सकती है। जो डॉक्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स को तो हम लोग सारे भगवान मानते हैं, भगवान हम लोग उनके, अगर डॉक्टर्स जब भी किसी को बचाते हैं उनके पैर पड़ते हैं, तो डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं। डॉक्टर्स को खुद को भगवान समझना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं मेरी ऐसी विचारधारा है, उनका कार्य है लोगों को बचाना, उनका कार्य। देखो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं डॉक्टरी के बाद, तब उनको यह शपथ लेते हैं कि वो लोग पूरी निष्ठा से फ्री में इलाज करता, क्योंकि सच में एज अ डॉक्टर ये हमारा सौभाग्य है कि हमको लोगों की सेवा करना, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे अध्यापक के रूप में हो, चाहे डॉक्टर के रूप में हो, हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो उस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मैं नहीं जाने देती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जवाब के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण था ये सवाल, और बहुत ही अच्छे से आपने इसका जवाब दिया है। धन्यवाद। अगर आप बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। मैं बड़ा होकर भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। यही मैं अगली आपसे पूछने वाला था कि अगर आप उस देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते? ओके, देखिए, अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो आगे के फ्यूचर में राइज होने वाले हैं, और सच में वर्क करने की हमें जरूरत है। सबसे पहले करप्शन, देखिए कलयुग धीरे धीरे अपने तरफ पर जाते जा रहा है, करप्शन उसके साथ बढ़ता जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं रोक मुझे पूर्णतः लगानी है। साथ ही साथ पॉल्यूशन पर मुझे रोक लगानी है ना। फिर एजुकेशन मुझे बढ़ाना है, एजुकेशन का स्तर, क्योंकि भारत में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जिनमें 99%, जैसे कि अगर हम बात करें केरला की, तो वहाँ पर अभी बहुत हाई परसेंटेज है। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट में एजुकेट लोगों की परसेंट बहुत हाई हो, और पॉवर्टी मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूँ कि लोग पॉवर्टी के रेखा के बहुत ही करीब भी, और मैं चाहता हूँ कि पॉवर्टी भी भारत में बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि देखिए भारत पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पर है, और भारत में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो उन रिसोर्सेज पे क्या बेस्ट कर सकते हैं अपनी जनता के लिए, वहाँ मेरा सबसे पहले वहाँ पर मेन मोटिव होता, और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना, संस्कृति को भारत में वापस लाना, संस्कारों को बच्चों में वापस से इनकलकेट करना। दिस इज माय मेन एंड द मोस्ट बिग मोटिव दैट आई हैव टेकन, और मैं अभी से इस पर वर्क कर रहा हूँ। मैं तो ये मिशन लेकर अभी चल रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जब मेरे पास अगर अथॉरिटी मुझे कहीं ना कहीं मिलती है, प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है लोगों की सेवा करने का, तो जरूर मैं और संस्कृति को भी वापस लाऊंगा, क्योंकि देखिए ना, संस्कृति ही भारत की जड़ है, और वहीं से हम
विश्व गुरु वापस से बन सकते हैं। अब अगर आपको एग्जाम्पल तो बहुत लोग सोचते हैं कि धरती गोल है, इसका जो खोज थी वह पाइथागोरस ने की थी, जबकि हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उनमें पहले ही भूगोल शब्द का वर्णन आ गया था। भूगोल यानी कि धरती का गोलाकार पहले ही बता दिया था, धरती गोल है। इसके अलावा सन से अर्थ तक की दूरी हनुमान चालीसा में बता दी थी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योत्रा है मदद फल जानू। और कहीं ना कहीं सन और अर्थ की दूरी हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर एक एवरेज दूरी हमेशा रहती है। उसके फिर थाउजेंड्स में उसका जो नंबर है वो चेंज होते रहते हैं। तो इतना महान काम हमारी संस्कृति ने कर दिए। पाई, फिबोनाची सीक्वेंस, ये तो मैंने 2 ही नाम लिए हैं, ऐसे हजारों मैथमेटिकल चीजें और साथ साथ विमान, एयरप्लेन, टेस्ट ट्यूब में भी सारी चीजों का आविष्कार भारत में पूरे वर्ल्ड से पहले हुआ था। तो ऐसे प्रधानमंत्री, मैं चाहूंगा कि लोग इसे जाने, और लोगों में अगर ये संस्कृति आ गई तो ऑब्वियसली भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वह अपने भारत को विश्व गुरु बनते हुए देख ले, तो इससे बड़ी बात उस इंसान के लिए क्या हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ कह रहे थे। आपने बताया किस तरह से भारत पहले कई चीजों में समृद्ध था, लेकिन धीरे धीरे हम बातों को खोते गए, चीजों को खोते गए, और आज शायद अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें, तो उन बातों को, उन चीजों को, अपनी संस्कृति को वापस उजागर कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप देश के प्रधानमंत्री बने, और हम आपका फिर से इंटरव्यू लें, और हम आपको बोले प्राइम मिनिस्टर अभी शर्मा। अरे बिल्कुल भाई, और आप सबको आपका आशीर्वाद, हमारे सारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका आशीर्वाद, और काफी वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद हमेशा लगता है। आपका आशीर्वाद, प्यार हमेशा बनाए रखें मुझ पर, वही मेरी सबसे बड़ी एसेट है कहीं ना कहीं। हम सब आपके साथ हैं, हमारा प्यार, सब कुछ ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से आपके साथ हमेशा है। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, अपने फोन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, ऐसे घुमा ले। हाँ, अब हम ऐसे बात करेंगे। अब हम ऐसे बात करेंगे। चलिए, अब मैं दर्शकों को कुछ और बातें बताना चाहता हूँ अभी शर्मा के बारे में ही, जो बीच में रह गई थी। दोस्तों, महज 2 साल की उम्र में इन्होंने श्लोक पढ़ने गीता के शुरू कर दिए थे, और लॉकडाउन में इन्होंने एक बाल्मीकि रामायण लिखी है, और जिसकी बहुत प्रशंसा भी की गई है। अलग अलग टीवी चैनल्स ने उसे दिखाया था, इनके द्वारा लिखी गई उस किताब को। उस किताब की लोगों ने बहुत तारीफ की, और हमने सुना है अभी कि आप पीरियोडिक टेबल, जो कि कक्षा 12वीं में करवाया जाता है, आप उसे उसके जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनको 1 मिनट में बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलकर दिखाएंगे? ओके, चलिए मैं एक बार आप सभी को बोल के दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, रैंडम, टिटानियम, वेरिडियम, प्रोटॉन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, सिट्रियम, रुबिडियम, सोडियम, लिथियम, जिर्कोनियम, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लुसीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इरिडियम, टिन, एंटीमनी, टेलेरियम, आयरन, सेलेनियम, बेरियम, लेंथेरियम, सेरियम, क्रिस्टाइनियम, नियोडाइमियम, स्ट्रोंथियम, सेबेजियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टेलिब्रियम, एल्फोसियम, पोलोनियम, आर्बियम, सिलियम, लिथियम, पोटेशियम। तो इस ऐसे पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, अभी तो मैंने आपको इसमें करीब 70 एलिमेंट्स सुना चुका हूँ मैं अभी। ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो 118 एलिमेंट्स का है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये 12वीं कक्षा की केमिस्ट्री में आता है, और 20 करीब एलिमेंट जो कैल्शियम तक होते हैं वही तक पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैंने तमाम दर्शक 118 एलिमेंट्स को मैं याद करूं, और फाइनली मैं उसको करीब 52 सेकंड्स में पूरा पीरियोडिक टेबल में बोल सकता हूं। बहुत ही एकदम प्रशंसनीय ये आपने सुनाया है, प्रशंसनीय बात है ये। और तमाम दर्शकों से मैं ये अपील करूंगा
या जिस जहां पर भी आप बैठे हैं, एक बार इनके लिए ताली जरूर बजनी चाहिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हुए आपसे हम अगला सवाल पूछेंगे। जी बिल्कुल। आप सबसे ज्यादा एडमायर किसे करते हैं? आपकी सक्सेस का राज क्या है? ओके, तो मैं जिस इंसान को सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ वो है मेरे भगवान श्री विष्णु जी। और मैं आज जो भी हूँ सिर्फ उन्हीं की कृपा से हूँ। ओम श्री नारायणाय नमः। मेरे भगवान विष्णु ही मेरे लिए सब कुछ है और उनको मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ। मेरे अभी जिस रूम में मैं बैठा हूँ उनकी फोटो भी वहां पर मैंने लगा रखी है और वही मेरे इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं, भगवान विष्णु जी। और अगर आप ऐसे बात करें तो मेरे को कहीं ना कहीं जो मेरे इंस्पिरेशन है वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे नानू हैं और इसी के साथ साथ हमारे अब्दुल कलाम जी जो हैं, डॉक्टर श्री अब्दुल कलाम जी, वह मेरे इंस्पिरेशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे इंस्पिरेशन है। तो बहुत ही कहीं ना कहीं लोगों से मैं प्रभावित होता हूँ और इनके जैसा ही मैं बनना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े नाम आपने यहाँ लिए हैं, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि हम अभी शर्मा जैसा बनना चाहते हैं। नहीं, अगर मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबके लिए है। अभी आपकी उम्र के बच्चे। मैं यहाँ पर लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि लोगों का एडमायर जरूर करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आप एडमायर करें लेकिन लाइफ में ऐसा लक्ष्य लेकर चले कि लोग आपको एडमायर करने लग जाएं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लक्ष्य चलना चाहिए कि आप तो लोगों के लिए, कि आप जिन लोगों ने मिसाल कायम की है उनके रास्ते पर तो आप चल ही रहे हैं, लेकिन आप भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं अगर एक मिसाल कायम करेंगे तो वो और भी ज्यादा आपको खुशी देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जवाब का। धन्यवाद। चलिए अब एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब देने में शायद आप संकोच करेंगे। आप में बुराइयां क्या क्या है? ओह नहीं, मैं इसका नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगा क्योंकि ऐसे सवाल मैं भी अपने शो में पूछता हूँ, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जी हाँ, मेरी बुराइयां यही है कि कभी कभी मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है छोटी छोटी बातों पर, और अगर कोई चीज मेरे मुताबिक नहीं होती है या मैं किसी चीज में अगर जीत नहीं पाता हूँ या सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सारी मेरी वीकनेसेस हैं जो कहीं ना कहीं मैंने इनको आत्ममंथन से निकाला है खुद में। जी, खेलों में रुचि है आपकी? खेलों में अगर आप ऐसे पूछे तो इतनी आउटडोर स्पोर्ट्स हाँ मेरे को पसंद है, क्रिकेट, बैडमिंटन वगैरह, लेकिन इंडोर स्पोर्ट्स मेरे को ज्यादा पसंद है, जैसे कि टेबल टेनिस में मैं काफी अच्छा हूँ और उसके बाद चेस भी मेरे को बहुत पसंद है। मतलब ऑलराउंडर है आप? अरे ऐसी बात नहीं है, सच में स्पोर्ट्स में मेरी उतनी रुचि नहीं है, लेकिन हाँ मैंने आपको बताया कि टीटी, चेस, ये सारे गेम्स मेरे को बहुत ही पसंद है। ठीक है, आप न्यूज़ देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। कौन सा चैनल आप देखते हैं न्यूज़ के लिए? ओह माय गॉड, जो चैनल, क्योंकि आप देखिए आजकल मीडिया, बोलना तो नहीं कहूँगा, लेकिन मीडिया आजकल ऐसी हो गई है कि वो सिर्फ खबर के पीछे भाग रहा है, सही खबर नहीं दिखानी है। अभी आप देखिए कोरोना वायरस कहाँ दिखा है आपको न्यूज पर, पहले सुशांत, उसके बाद हाथरस, उसके बाद करौली और अब बिहार चुनाव को पकड़कर सारे न्यूज चैनल्स बैठे हैं। कोरोना तो जैसे गायब हो गया है और कहीं ना कहीं भारत में केसेस बढ़ते हैं तो उसका हम लोग को जानकारी ही नहीं रहती है और लोग और धीरे होते जा रहे हैं। इसके लिए पूरी तरीके से मीडिया दोषी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो जो चैनल पर मुझे लगता है यहाँ थोड़ी सही खबर दिखाई जा रही है उस चैनल को मैं जरूर देखता हूँ, और रात में आधा घंटा न्यूज तो मैं देखता ही हूँ, प्राइम टाइम। कौन सा चैनल देखते हैं आप?
ओके, मैं कभी कभी जी देखता हूँ, कभी आज तक देखता हूँ, कभी इंडिया टीवी देखता हूँ। कि मेरा आपको पता है मेरा ऐसा फिक्स नहीं है, जो चैनल अच्छा लगता है। कभी आज भारत देख लेता हूँ। आज भारत क्यों देखते हैं आप? आज भारत मुझे कहीं ना कहीं इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो सच के ज्यादा साथ देते हैं और वो एकदम सटीक खबर दिखाते हैं। तो अभी तो ये बहुत ही मुझे जो चैनल पसंद आता है वो मैं देख लेता हूँ। सत्य के साथ जो भी चैनल खड़ा होता है ना, उस चैनल को सपोर्ट करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जवाब के लिए। अगला सवाल हम एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हमेशा से रहा है हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी को लेकर। क्या? महात्मा गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हमेशा हमारे देश में रहा है कि महात्मा गांधी जो थे उनकी वजह से जो कश्मीर है वो चला गया था और विभाजन हुआ था हमारे देश में। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है हमेशा। महात्मा गांधी के आदर्शों पर कई लोग चलते भी हैं लेकिन कई लोग उसका विरोध भी करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं महात्मा गांधी के बारे में? तो ठीक है, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ी चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी के आदर्श चलिए अच्छे हैं कि हमें बिल्कुल भी अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस टाइप के साहब से अहिंसा, हमको अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। सॉरी, मैंने अहिंसा नहीं बोल दिया था, हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का मार्ग जो उन्होंने कहा था, फिर वैष्णव जन तो देने कहीं दीजिए, वो सारी चीजें बिल्कुल सही है। लेकिन आजादी के लिए कहीं ना कहीं हम ऐसी हाथ पर हाथ धरे भी नहीं बैठे रह सकते थे। हमको कहीं ना कहीं आवाज हमारी उठानी पड़ेगी। और अंग्रेज जो थे, जो कंपनी थी, वो ऐसे ही नहीं चली गई, वो बहुत उसके बलिदान से गई है। और अंग्रेजों को हम लोग खाली प्यार से हमको नहीं समझाना होगा। अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध है वह भी हमें करना होगा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थी, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को भी मैं कहीं ना कहीं एडमायर करता हूँ। तो यही मेरी विचारधारा है कि कहीं ना कहीं गांधी जी के मार्ग पर चलिए जरूर, लेकिन गलत को देखकर कभी भी मुंह मत फेरिए, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। मेरा ये मानना। बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम बात कही है कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वरना जो बुराई है वो समाज पर हावी हो जाती है। बिल्कुल सही बात जी। अच्छा, आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है जी। और आपने 12वीं कक्षा के बच्चों को एक बार लेक्चर दिया है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। या जी हाँ, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं भी 12वीं कक्षा में हूँ। मैं भी 12वीं कक्षा में हूँ और मेरे तमाम दोस्त हैं जिन्होंने अभी ये लाइव वीडियो ज्वाइन किया हुआ है। उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? और जितने भी बच्चे हैं अलग अलग कक्षाओं में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि इस बार स्कूल वो जा नहीं पाए हैं, पढ़ाई बहुत सफर हुई है, क्या आप कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत ही अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। तो मैं जो आप जैसे 12वीं कक्षा में, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं लेक्चर 12वीं कक्षा के सारे स्टूडेंट्स को मैं एक्चुअली जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, एक्चुअली मैनेजमेंट, मेरे को पूरा जो भी मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स है वो मेरी मम्मा से मैं बोलूँगा ऐसा विद्या के रूप में मेरे को मिले हैं। और उस पर ही मैंने सारे जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने लेक्चर दिया था। तो अगर आप पढ़ाई की टिप्स के ऐसा देखा जाए तो मैं आपकी कक्षा के, 12वीं कक्षा के और सारे कक्षा के जो भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, उन सबको कहना चाहूंगा कि जो मैं पढ़ाई करते समय टिप्स ध्यान में रखता हूँ, वह चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि पढ़ाई को कभी भी हमें ऐसा बोझ नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई को बोझ अगर लेकर हम देखेंगे तो सच में वो आपको बोझ लगने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई को हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करना चाहिए। और जब टीचर क्लास में पढ़ा रही हो तो आप क्लास से कहीं देखिए, भाग तो नहीं सकते, बात भी करेंगे, टीचर पनिशमेंट दे देंगे। उससे अच्छा है कि क्यों ना जितने भी 40 मिनट अगर टीचर पढ़ा रही है तो अगर 40 मिनट हम लोग ध्यान से देकर सुन लेंगे तो बहुत ही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। और अभी तो कोरोना में
मैं खुद देखता हूँ मेरे कुछ क्लासमेट कभी वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, कभी बोलते हैं मैम वो हैंग हो गए हैं। तो बहुत सारी ऐसे आप अगर ऐसी चीटिंग कर रहे हैं अपने टीचर के साथ, तो कहना चाहूंगा कि आप टीचर के साथ बिल्कुल चीट नहीं कर रहे, खुद के साथ ये चीटिंग कर रहे हैं। एग्जाम के वक्त बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, तो सबको यही कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पढ़ाई करते समय सारी चीजों को अगर मेमोराइज करना है तो स्टोरी फॉर्म में करो। अगर किसी डेट को मेमोराइज करना है तो किसी से रिलेट करो। तो ऐसे आपको पढ़ाई करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और रोज के रोज अगर आपने टीचर ने आज कुछ पढ़ाया तो उसी चीज को आज रिवाइज कर लीजिए, तो वो अगले करीब 1 हफ्ते तक रहेगा। 1 हफ्ते में रिवाइज कर दिया तो वो आपके जो जहन में वो करीब 1 महीने तक रहेगा। 1 महीने में आपने रिवाइज कर दिया, तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। और अगर आप जो टीचर पढ़ाती है उनको रोज के रोज रिवाइज करते हैं, तो एग्जाम में कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, कभी आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई का बोझ इतना सारा होता है, तो उस समय आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपने पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तब ध्यान से टीचर को सुना है और साथ ही साथ उस दिन आपने उस चीज को रिवाइज भी किया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि ये मेरे टिप्स है। ये भी मुझे मेरी मम्मा ने दी थी। एक्चुअली शी वाज अ टीचर एंड शी वाज अ ग्रेट टीचर, सो दैट्स व्हाई मेरे को ये सारी चीजें पता है। और इसलिए ही कहीं ना कहीं भगवान नारायण की कृपा से मैं आज तक सारी मेरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। मैं अभी 6th में हूँ, तो अभी तक मैं फर्स्ट आया हूँ। और इस बार भी अभी मेरे काफी एग्जाम ही हुए हैं और अभी मेरे को करीब 99% दिस टाइम आई हैव स्कोर्ड इन माय एग्जाम। तो ये मेरी कुछ टिप्स है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और अगर इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपको पढ़ाई मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप फर्स्ट आने के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पर पूरा निर्भर करता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हाँ पढ़ाई इजी हो जाएगी, इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। चलिए इसी के साथ हमें रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, उसके बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। श्योरली भाई, श्योरली। चलिए, नमस्कार। ओके, 5 मिनट का ब्रेक। बिल्कुल 5 मिनट का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने अभी शर्मा से तमाम सवाल पूछे और बेबाक होकर हर सवाल का अभी शर्मा ने हमें जवाब दिया। अब फिर से अभी शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे और सामना करेंगे कुछ और सवालों का। अभी जी, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, आप एक्सेप्ट कीजिए। तो अभी शर्मा ये वो बच्चे हैं जिनका IQ है 127 और IQ है 127। साथ ही साथ ये जो IQ है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी बड़ा है और कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। अभी शर्मा कुछ ही देर में होंगे फिर से हमारे साथ। 5 मिनट का हमने ब्रेक लिया था और ब्रेक के बाद इस वक्त हमारे साथ शायद रिक्वेस्ट भेज चुके हैं अभी शर्मा। तमाम मेहमानों का, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। अभी से बातचीत करेंगे। अभी रिक्वेस्ट भेजी है। आपसे अपील है कि आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। भाई आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई थी एंड अगेन आई एम बैक। हेलो एवरीवन, सारे दर्शकों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत सबका। अब और सवाल हमारे पास तैयार है और सामना करना है आपको उन सवालों का। बिल्कुल, आई एम रेडी। चलिए
तो अब जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं Yeah. वो आपका पर्सनल भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, आपको देना है नहीं देना है जवाब। बिल्कुल। ओके। सवाल ये है कि आपको कैसा माहौल पसंद है? कैसा माहौल? क्या? ओके। और अगर मान लीजिए आपको आपके जैसा माहौल आप चाहते हैं, आपको अगर वैसा माहौल ना मिले तो क्या आपको अनोइंग होता है? आप अनोइंग महसूस करते हैं जब आपको ये सवाल? ओके, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मेरे को ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर मीन्स बहुत सारे, थोड़ा एनर्जेटिक माहौल चाहिए। आई डोंट लाइक डल माहौल एकदम। मीन्स बहुत सारे लोग सब एक साथ, पूरी फैमिली जो है वो मिलकर बातें करे या कुछ ऐसा, सब एक साथ आई वांट दी फीलिंग ऑफ, अच्छा लगता है जब कहीं हम लोग एक साथ रहते हैं तो वो माहौल अच्छा लगता है। हमेशा टॉकेटिव माहौल बहुत ही अच्छा लगता है, सब बातें करते रहते हैं किसी भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक मिलजुल कर। बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर कभी ऐसा माहौल नहीं मिलता है तो ऐसे ओके, नो प्रॉब्लम, एडजस्ट कर लेंगे। बट अगर ये वाला माहौल मुझे मिल जाए तो फुल टू मजा। चलिए, बड़े अच्छे से आपने उत्तर दिया है इसका कि यहाँ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, इट्स नॉट गॉट फील अलोन। लोगों का भी यही मानना है कि अकेले में रहना जो है वो मन दिमाग जो अकेले में रहता है वो शैतान का घर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मानते हैं ये बात? अब आज देखिए, की ये आपने टॉपिक कहा है कि शैतान का घर होता है अब यहाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेंटर्स भी हैं जिन्होंने अकेले रहकर बहुत सारी डिस्कवरीज की है। तो जो भी चीजें, सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती है। जैसे कि कोई लोग मॉर्निंग मैन होते हैं, कोई लोग नाइट मैन होते हैं, तो वो अलग अलग सबकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में कंफर्टेबल होते हैं। बहुत लोगों को अकेला पन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और ये सबकी फीलिंग्स पर, सबकी विचारधाराओं पर, माइंडसेट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। यस। आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं। नो। ठीक है। आज की मौजूदा राजनीति में कई राजनेता लोग हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी हैं, कई हैं। आपका सबसे फेवरेट कौन है? सबसे फेवरेट? सबसे फेवरेट? ओके, चलिए इसका बहुत ही फ्रैंकली जवाब मैं दूंगा। हमारे सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी। मोदी जी से भी ज्यादा मैं उनको एडमायर करता हूँ, सीएम योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। यस, आज की राजनीति में योगी आदित्यनाथ दबंग है एकदम। ऐसी बातें, कोई भी टॉपिक पर एकदम सटीक वह हमेशा रहते हैं, और वो कहते हैं मीन्स बहुत ही हमेशा यूपी जहाँ सब लोग डरते थे, अरे यूपी मीन्स एक ऐसा माइंडसेट होता था ना पहले। आप लोग, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैंने थोड़े साल पहले ये महसूस किया था, लेकिन जब से योगी जी आए हैं मीन्स फ्री माहौल रहता है। एंटी रोमियो गैंग, बहुत सारी उन्होंने ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई हैं, और मुझे बहुत ही कहीं ना कहीं उनसे हाथरस में जो घटना हुई, क्या योगी आदित्यनाथ ने उस पर सही कदम उठाया? आपको क्या लगता है? इसको आप जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते, आपकी मर्जी है। चलिए इस टॉपिक पर मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बारे में, लेकिन मैं अभी इन सारी चीजों के लिए मैं मानता हूँ कि मैं छोटा हूँ, और मेरे को अभी अपनी एज के हिसाब से ज्यादा कुछ इन चीजों पर कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल हम लेते हैं। ओके। ह्यूमन इक्वालिटी। ओके। यस। एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। हम बुक्स में अक्सर पढ़ते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है हमारे देश में सच में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है?
चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, वो चाहे जेंडर के बेसिस पर हो, जाति के बेसिस पर हो, किसी भी बेसिस पर हो, क्या आपको लगता है जमीनी हकीकत उन किताबों में लिखी उन वाक्यों से मेल खाती है? अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही आपने सही सवाल किया है कि यूनिटी डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं भारत में, मैंने भी कहा था, हर आधे किलोमीटर पर तो हमारी भाषाएं ही बदल जाती हैं। तो भारत बहुत ही डाइवर्स है और कहीं ना कहीं भारत में उसके लिए यूनिटी होना बहुत ही जरूरी है। और डिस्प्यूट जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब चाहे हम लोग उसके लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ले रहे हैं, राममंदिर डिस्प्यूट ले रहे हैं, सारे डिस्प्यूट कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी की वजह से ही अराइज होते हैं। और डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ भी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वीकनेस भी हम लोग ये कह सकते हैं। और ये अलग अलग प्रांत, अलग अलग धर्म, अलग 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 जाति, अलग अलग कलर, जो भी जिन भी क्राइटेरिया पर डिस्क्रिमिनेशन होता है या जिन पर भी इक्वालिटी नहीं रहती है, उन सबकी धाराएं अलग अलग होती है। भारत में डाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से उसकी वजह से होती है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जवाब के लिए। आजकल कुछ लोग जो हैं समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं जी। कई लोगों की ये सोच है कि हिंदू राष्ट्र हम इंडिया को बनाएंगे। मुसलमान जो है वो कहते हैं कि हम मुसलमान इस्लामिक स्टेट इंडिया को बनाएंगे। कुछ ऐसी विचारधाराएं आजकल पनप रही है। लेकिन हिंदू जो है वो एक बहुत बड़ी आबादी है इस देश की, जिस वजह से हिंदू को, मतलब हम देखते हैं कई ज्यादा लोग ये बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये एक विचारधारा है हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये सही है या फिर इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री ही रहने देना चाहिए? देखिए, इस पर मैं अभी कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये सारी चीजों के बारे में मेरे को नॉलेज है। आई हैव नॉलेज, लेकिन पब्लिकली मैं अभी एक छोटा हूँ, मैंने आपको कहा, तो ये सारी चीजों पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन बड़े होकर ऐसा प्रधानमंत्री जो उस समय के सिचुएशन के हिसाब से सही स्टेप्स होंगे, मैं वो जरूर बताऊंगा जो भारत के। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो ये हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं, ये सही सोच है या फिर इंडिया को, यस और नो, ये मैं जानना चाहता हूँ। यस और नो में से मैं बीच में कुछ पॉइंट करना चाहूंगा क्योंकि हिंदूज की बहुत बड़ी आबादी है। तो लेकिन मैं ये भी आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर सब मिलजुल कर भी रहे तो उसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं अभी इस पर, मैंने आपको कहा, नो कमेंट्स। ओके, कोई श्लोक सुनाइए जो आपको आता हो। ओके, तो आप किसका श्लोक सुनना चाहेंगे? महाभारत का, गीता का, रामायण का, किसका? किसी का भी सुनाइए। आप सुनाइए महाभारत का कोई श्लोक। ओके, तो चलिए, महाभारत में जो गीता कही गई थी, श्रीमद् भगवत गीता, बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान था भगवान श्री कृष्ण का। तो उसमें से देखो बहुत सारे श्लोक गीता के पसंद है। उनमें से जो मेरा फेवरेट श्लोक है जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोत्सर्ग कर्मणि। तो ये मेरा फेवरेट श्लोक है। उसमें से ये कहीं ना कहीं कहता है कि कर्म की जाइए, फल की इच्छा मत रखिए। फल क्योंकि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, कर्म करना आपके हाथ में है, फल भगवान आपको देंगे। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे कि नैनम छिन्दन्ति हृष्णानि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र से काट सकते हैं, न ही आग से जला सकते हैं, न ही हवा से उसको सुखा सकते हैं, न ही पानी से हम उसको भिगा सकते हैं। तो यह भी श्लोक है। फिर है मंदना भव मद्भक्तो मत्ताजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्याम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अर्थात हमें हमेशा प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, हम उनको रोज नमस्कार करना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए। प्रभु ऐसा कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो जरूर ही मैं तुम्हारा साथ आऊंगा क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। भगवान ऐसा कहते हैं। और फिर एक और श्लोक मुझे बहुत पसंद है,
जो संजय जी ने कहा है, ये जितने भी श्लोक है श्री भगवान जी ने कहे हैं, ये श्लोक संजय जी ने कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पाठौ धनुर्धर यत्र शिव विजय भूवा नीतिर्मतिर्मम। तो यह जो श्लोक है ये भी बहुत पसंद है कि अर्थात जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो, जहाँ पर पाठ जैसा महान धनुर्धर हो, वहां पर श्री यानी कि ऐश्वर्य विजय इन सब का होना स्वाभाविक बात है। तो गीता के ये सारे श्लोक हैं, मीन गीता को पूरी ही मुझे पसंद है, लेकिन ये कुछ श्लोक मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं, पसंद है, क्योंकि गीता तो स्वयं भगवान जी ने कही है। मीन आप देखिए भगवान जी ने पूरा टाइम स्लो कर दिया था और मात्र 45 मिनट में भगवान जो गीता है वो पूरी कह दी गई थी। जो महाभारत का पहला दिन था संडे का, और 45 मिनट्स में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन की सारी दुविधाएं, और इस दुनिया में मैं बोलूंगा जितनी भी दुविधाएं हैं उन सबका जो कहीं ना कहीं जो जड़ है वो है मोह, उसके बाद लोभ। तो यह सारी चीजों का जो निवारण है वो भगवान श्री कृष्ण में गीता में किया है। बहुत ही सुंदर यह भगवान की बहुत बड़ी देन है, पूरी सृष्टि को, पूरी भारत को बहुत बड़ी ये देन है। तो गीता महज एक पुस्तक नहीं है, वो सार है जीवन जीने का। बिल्कुल। अपने तमाम श्लोकों द्वारा लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। लोग बहुत अच्छी सीख इन श्लोकों से भी मिलती है, और महज 10 साल के एक बच्चे द्वारा ऐसे श्लोक बोले जाने आज के समय में वो भी बहुत बड़ी बात है, एक सराहनीय बात है। धन्यवाद। मैंने सुना है जब आप 2 साल की थी तब आप स्टेज पर चढ़े थे, पहली बार आपने स्टेज पर परफॉर्मेंस की थी। आप इसके बारे में बताएंगे? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। तो बचपन से मेरी मम्मा का एक सपना था कि मैं एक्टर बनूं। ओके, अभी तो उस फील्ड में कोई मेरा ज्यादा नहीं है। हाँ, मैं एक्टिंग अभी भी करता हूँ, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा उस फील्ड में। तो बचपन से मम्मा मेरे को क्या रैम वॉक करवाती रहती थी। तो मैं एक मेले में गया था सबसे पहले, तो वहां पर 2 साल की उम्र में एक रैम वॉक का शो था, और वहां पर मैंने पार्टिसिपेट भी ओरिजिनली नहीं किया था, किसी संस्था ने करवाया था। बहुत सारे बच्चे पहले से पार्टिसिपेट प्रैक्टिस वगैरह करके मैं गया उस दिन, और मम्मा ने खटाक से मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया और मेरे को स्टेज पर चढ़ा दिया। तो मैंने वहां पर पूरी अच्छे से रैम वॉक की, और सबसे जब फीलिंग थी होती सबसे कॉन्फिडेंस वगैरह था। तो वहां की जो रांची में मैं उस समय डिसाइड करता था जब मैं 2-2.5 साल का था। तो रांची की झारखंड की रांची तो कैपिटल है, झारखंड की जो उस समय वेलफेयर मिनिस्टर थी, उन्होंने मुझे स्पेशली एक पुरस्कार दिया था। और तो यह मेरा पहला ऐसा स्टेज शो था, और भगवान नारायण की कृपा से उसी स्टेज शो में मुझे झारखंड की वेलफेयर मिनिस्टर मैम से एक प्राइज मिल गया था। तो बहुत ही बड़ी बात थी उस समय मेरे लिए। तमाम पुरस्कार नहीं पाया था, लेकिन एक खुशी जरूर थी कि हाँ मैंने अच्छा किया और मुझे उसके रिटर्न में कुछ मिल गया। बिल्कुल, आप भगवान की देन हैं, और आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। आपको इनके अचीवमेंट्स बताते हैं। He has got pride of India from Bappi Lahiri, the great legend. He has got Indo-UK Cultural Forum honor from Indo-UK, Alma International Award, Malav Ratna Award, Indore Ratna, Brahman Gaurav Award, National Excellence Award, Prince Award, Sanskriti Award, World Book Medal। आपने किसी के लिए छोड़ा है कोई अवार्ड? अरे नहीं भाई, भी ऐसे बात नहीं है। ये पूरा मैंने आपको कहा मेरे भगवान नारायण की देन है, और वह जो चाहते हैं कहीं ना कहीं वही होता है। और अभी तो बहुत मेरे को मेहनत करनी है, बहुत चीजें आगे राह में वेट कर रही है, तो मेरे को सारी चीजों को अचीव करना है। और मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि मुझे दुनिया में एक मिसाल कायम करनी है। और क्योंकि मानना है कि देखिए, जन्म हमें 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का मिला है, तो इस जन्म में क्यों ना कुछ ऐसा करके जाए कि दुनिया आपको हजारों लाखों याद रखे। बिल्कुल।
पेट्स पसंद है आपको? जी पेट्स, पालतू जानवर। हाँ नो मीन्स नो। ज्यादा मैं उनको पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ प्यारे प्यारे से अगर कोई डॉग छोटे छोटे आते हैं या फिर रैबिट्स वगैरह तो मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन मैं आई डोंट हैव पेट, लेकिन हाँ अगर कोई भी प्यारा सा क्यूट सा अगर मेरे को पपी दिख जाता है या कोई लव बर्ड्स होती है तो हाँ आई रियली लव देम। जी फ्री टाइम में आप क्या क्या करते हैं? ओके, तो फ्री टाइम में मैं बुक्स पढ़ता हूँ, माय बेस्ट फ्रेंड। बुक्स पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ रिसर्च करता हूँ, जी। संस्कृति को वेदों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, संस्कृति और विज्ञान को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ एक साथ। अब जैसे कि मैं एक दिन करेक्ट कर रहा था, मैं बहुत सारे मेरे ऐसे रिसर्च पेपर में बनाता रहता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी में एक बहुत ही बड़ा जो एटम था वो ब्लास्ट कर गया। एटम या बहुत बड़ा या छोटा, वो साइंटिस्ट की अपनी अपनी डिपिक्शन है। तो हमारे जो संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म में भी यही कहा गया है कि इस दिन एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक अंडा जो है वो फूटा और उसमें थे भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता शक्ति, जो भी है इस अलग अलग धर्म, जो विष्णु जी को मानते हैं विष्णु जी के बारे में कहते हैं, जो शिव जी को मानते हैं वो शिव जी का बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसमें से तब भगवान आए और उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। तो कहीं ना कहीं आप देखिए दोनों स्टोरी में एक ब्लास्ट का वर्णन है, एक एटम या एक छोटे से अंडे का, इस दोनों बहुत ही सेम शेप या और साइज के होते हैं, उनका वर्णन है, वो ब्लास्ट होता है और उससे भगवान जन्म लेते हैं और भगवान ही कहीं ना कहीं हम बोलते हैं पूरी हमारी सृष्टि और वो सृष्टि की रचना भी करते हैं। और बिग बैंग थ्योरी में भी सारी गैलेक्सी, सारे सोलर सिस्टम, सारे प्लैनेट, जो भी सारे सेलेस्टियल बॉडीज का निर्माण होता है। तो ऐसे में लगातार रहता हूँ, फिर कभी एलियंस और पिरामिड्स को कनेक्ट करता हूँ कि क्या कुछ उनमें रिलेशन है, क्योंकि 3 जो गीजा के पिरामिड्स हैं वो ओरायन बेल्ट के, जहाँ ओरायन एक हंटर के रूप में होता है, तो उनकी यहाँ कमर पर अगर देखें तो 3 ओरायन बेल्ट के स्टार्स होते हैं, तो एकदम उनके अलाइनमेंट में है। पिरामिड का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो लाइट की स्पीड से एकदम मेल खाता है। तो यहाँ पर उस समय तो भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो 20 टन के पत्थर वह उठा के कैसे उन्होंने रख दिए। उस समय इतनी बिल्कुल भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये क्या संकेत देता है कि एलियंस या उस समय के लोग, क्योंकि वहां पर पिरामिड्स में वेंटिलेशन है और पिरामिड्स में आज तक एक भी इस ज्यादा कोई मम्मीज पाई नहीं गई है। तो पिरामिड्स ऐसा बोलते हैं कि लाइट के संचार के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के संचार के लिए बनाए जाते थे। और एक तो हीलियोग्लिफ भी मिला है जिसमें एक को ऐसा बल्ब जैसी कोई चीज लेके खड़े हैं जो ग्लो कर रही है और वो कहीं ना कहीं एक बल्ब से बहुत ही ज्यादा मेल खाता है। तो ऐसी चीजों पर मैं रिसर्च करता हूँ, गूगल से निकालता हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ और ऐसे रिसर्च करता हूँ और कुछ माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ता हूँ। तो ऐसे कुछ ना कुछ मैं रिसर्च करता रहता हूँ। बहुत ही आप साइंटिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट का वाला दिमाग है आपका, आप हर फील्ड में नंबर 1 है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। कक्षा में हमेशा प्रथम आते हैं आप, फर्स्ट आते हैं, 100 में से 100 मार्क्स आते हैं आपके। जी भाई, और मतलब सच में ये मैंने कहा ना, भगवान नारायण की कृपा है। मैं कोई खुद भी श्रेय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ पढ़ाई के लिए जो मैंने आपको पिछले हम एक ब्रेक के लिए रुके थे उससे पहले जो मैंने टिप्स दी थी, उन टिप्स को मैं जरूर हमेशा फॉलो करता हूँ और ध्यान में रखता हूँ। क्योंकि भाई अब देखिए, इसका हमें एक सिस्टम प्रॉपर फॉलो करना होता है। इस पर मैं और मेरी मम्मा बहुत ही डीप रिसर्च कर रहे हैं। अब वो हम जो लेटर्स हैं उनको हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एक प्रॉपर हमने जो सिस्टम फॉलो करते हैं, जो नेमोनिक्स का एक सिस्टम है, तो उसको जिसको कहते हैं मेजर सिस्टम, हम लोग मेजर सिस्टम कहते हैं। तो उससे मेरे को अभी तक याद है 1969 में हम पहली बार चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ने, मींस अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट अ ग्रेट लीप फॉर। से नेट की कनेक्शन की वजह से
ये लाइव वीडियो बीच में रुक गई थी। हम इंटरव्यू कर रहे हैं अभी शर्मा का। अभी शर्मा वाली है, 5 पढ़ते हैं, इनका IQ लेवल 161 है, जो कि पूरी आबादी के केवल 2% लोगों में पाया जाता है। इस वक्त आ गए हैं हमारे साथ अभी शर्मा। नमस्ते भाई। हेलो। इस पूरी बातचीत को वाइंड करते हुए एक आखिरी सवाल आपसे। जी। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं और उसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे। ओके। तो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रेस में हैं इस वक्त एग्जाम्स के लिए। 20% सिलेबस भी सरकार ने अब कम कर दिया है। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि स्ट्रेस से किस तरह से निजात पाए वो बच्चे? ओके, तो मैंने आपको अभी हमारा जो पिछला लाइव वीडियो था, वो जब मैं आपको मेमोरी की जो ट्रिक बता रहा था वहीं पर स्टॉप हो गया। तो जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी हैं उनको फॉलो कीजिए, तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनेगी तो आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। और जब ये होगा तो पढ़ाई का आधा स्ट्रेस तो वैसे ही आपका चले जाएगा। फिर जो एग्जाम्स का स्ट्रेस है उसके लिए कहना चाहूंगा कि एग्जाम्स में इस बार आपको बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस भी एग्जाम्स का नहीं लेना है। जो तरीके मैंने बताए हैं उनसे अगर आप पढ़ाई करेंगे, मीन्स अगर आप 30 या 50 मिनट्स की पढ़ाई करते हैं और 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो वो जो सिस्टम है अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आप सही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इस बार ऑनलाइन ही सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन हाँ लीनियंट भी बिल्कुल नहीं होना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सवालों के आपने बेबाकी से जवाब दिए अभी। और अपनी तरफ से अगर आप अब दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं जरूर कहना चाहूंगा सारे दर्शकों को यही मैसेज है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी भारत की संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हमें भारत की संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया भारत की संस्कृति ही भारत की जड़ें हैं। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, उनका कल्चर, उनकी जड़ें हैं। और सारे जो भी कंट्रीज हैं अपनी संस्कृति फॉलो करते हैं। चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए। मैं भारत को उनसे कंपेयर बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत तो उनसे 10 करोड़ों गुना आगे है, विश्व गुरु है भारत को। लेकिन भारत पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। और पाश्चात्य जो भी देश है, यूरोप वगैरह, वहां पर अब ट्रेन जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भूस्त्र चलाए जा रहे हैं, सब यज्ञ करवा रहे हैं कोरोना से निजात पाने के लिए। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि संस्कृति भारत की सबसे पावरफुल है, उसको बिल्कुल भी मत भूलिए। अपनी संस्कृति पर ध्यान दीजिए। बच्चों में जो हमें कहीं ना कहीं, मेरा ये मिशन है कि जो संस्कार है जैसे कि माँ बाप का रेस्पेक्ट करना, अपनी जो संस्कृति